हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस के 11 चैप्टर की, जो कि आपका है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जाने हैं। 2021 बोर्ड एग्जाम्स में बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, और वो पोर्शन आपको बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाना है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो फर्स्टली हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की जो कि आपके सिलेबस में है। तो वो उसमें है आपके इंक्लूडेड, एक तो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, उसके अलावा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसी के साथ ही एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, जितनी भी हमारे एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ के, जितनी भी एग्जाम्पल्स वगैरह आते थे, वो सारा कुछ आपको पढ़ के जाना है। वहीं अगर बात की जाए डिलीटेड पोर्शन की, तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत जो कठिन कठिन वाले पोर्शंस थे जिससे बच्चों को बहुत डर लगता था, वो सारा पोर्शन हटा दिया गया है आपके सिलेबस में। तो फर्स्टली अगर बात करें फंक्शन ऑफ लेंस की, तो वो आपके सिलेबस में अब से नहीं है। डिफेक्ट ऑफ विजन, देयर करेक्शंस, ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती थी। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते थे। इनके एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर और लेंसेज ये भी साथ में हटा दिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने सिलेबस को लेकर और इस नोट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बल्कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म की। प्रिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिज्म क्या है, कई बच्चों को ये भी पता नहीं होता। तो फर्स्टली मैं समझाना चाहूँगी कि जो प्रिज्म होता है वो आपका क्या होता है, एक पिरामिडल पीस होता है ग्लास का, जो कि कांच का बना होता है। आई होप कि आप लोग बच्चे देख चुके होंगे। कुछ बच्चों ने नहीं भी देखा होगा क्योंकि इस साल जो है स्कूल्स वगैरह नहीं खुले हुए हैं। तो आपको मैं बता दूंगी कि वो ग्लास का बना होता है, पिरामिडल शेप में होता है, जिसमें कि 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और 3 उसमें रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपने किसी भी पिरामिडल शेप की कोई भी चीज़ को देखा होगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसी के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है एक बहुत ही महान साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, जिसमें कि उन्हें बहुत कुछ कंक्लूजन भी निकाला था। उन्होंने देखा कि जैसे ही किसी प्रिज्म से हम लोग एक वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो बहुत सारी अलग अलग कलर की लाइट्स में जो है टूट जाती है, बिखर जाती है। तो उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं, उन्होंने वो सारा कुछ देखने के लिए एक वाइट स्क्रीन लिया हुआ था ताकि वहाँ पे सारे कलर्स ईजिली विजिबल हो पाएँ। तो हमने देखा कि जो फर्स्टली जो था ऊपर रेड कलर दिखाई पड़ा उन्हें, तो उन्होंने कहा कि जो रेड है वो लीस्ट डेविएटेड है, वो कम से कम डेविएट होता है, जिसके कारण कि वो सबसे ऊपर दिखाता है स्पेक्ट्रा में जब लाइट स्पेक्ट्रा बनती है। वहीं अगर बात करें मैक्सिमम डेविएशन की, तो वॉयलेट का मैक्सिमम डेविएशन होता है। इनकी अपनी अपनी वेवलेंथ्स होती हैं जो कि आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही फैक्ट्स वगैरह आप लोग याद करके जाएंगे जो कि नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए हैं। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है ये वीडियो। आपको मैं बता दूं कि जब व्हाइट लाइट को पास किया जाता है एक ग्लास के प्रिज्म से, तो वो स्प्लिट हो जाती है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में, और वो एक बैंड बना लेती है 7 कलर्स का। मतलब उसमें आपको 7 अलग अलग कलर दिखने लगते हैं। जिन बच्चों ने एक्सपेरिमेंट नहीं देखा, अगर वो देखेंगे तो अचंभित रह जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये एक्सपेरिमेंट देखना। इस फिनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्सन। ओके, तो आप लोग ये सारी चीज़ें याद करके हर बच्चा जाएगा जिसको समझ में नहीं भी आ रहा है। वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से समझाने की, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट के बाद इन चीज़ों को करेंगे तो आपको और मज़ा आने लगेगा। स्पेक्ट्रम की बात की जाए, स्पेक्ट्रम क्या होता है, कई बच्चे कहेंगे मैम स्पेक्ट्रम क्या होता है, आई कांट अंडरस्टैंड। तो कहते हैं कि जो बैंड होते हैं 7 कलर्स के, जो कि उस वाइट स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है वाइट लाइट के पास करने के पश्चात, उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक्रोनियम का क्या मतलब है, तो कहते हैं कि एक्रोनियम का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट जो कि रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंशियल कलर इन स्पेक्ट्रम को। अब कुछ लोगों को लगेगा कि अरे उस साइंटिस्ट ने क्यों इतना एक्सपेरिमेंट किया, अब हमें कलर याद करना पड़ेगा कि पहले कौन सा कलर आएगा जब हम पास करेंगे वाइट लाइट को। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक टाइप में आप समझ सकते हैं कि बनाया गया, उसको नाम दिया गया एक्रोनियम से, और उसमें हम लर्न करते हैं विवग्योर से, जो कि इंडिकेट करता है कि जैसे ही आप लोग वाइट लाइट को पास करोगे वो भी सीक्वेंस तरीके से ये लगा हुआ है, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको बैनिया हप्पी नाला से याद करेंगे, वहीं इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको विवग्योर से याद करेंगे। वी का मतलब है वॉयलेट, आई का मतलब है इंडिगो, बी का मतलब है ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंगल ऑफ डेविएशन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद करनी है कि वो कलर जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है
उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही कम होगा। गॉट इट। तो कहते हैं कि रेड जो होता है वो लीस्ट डेविएटेड कलर है, इसका मतलब कि उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से हर बच्चा याद करके जाएगा। वायलेट जो है वो आपका मोस्ट डेविएटेड कलर है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये रिलेशन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और कोई भी अगर कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप ये रिलेशन लिख के आइए, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे ही कोई इंसिडेंट रे आप पास करेंगे, कोई भी, मान लो वाइट लाइट ही मैंने पास की, तो जब मैं वो पास करूँगी तो ये आपका होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि आपको एक्चुअली में परफॉर्म करके दिखाया जाता है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। और ये आपका होता है इमर्जेंट रे, जो कि वहाँ पे बनता है उसके नॉर्मल से। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली में अगर मैम डेफिनेशन आ गया एग्जाम में कि व्हाट इज़ द मीन्स बाय एंगल ऑफ डेविएशन, वैसे तो चांसेस बहुत कम है लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। तो जो हमारा इंसिडेंट रे है, अगर उसको आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाया जाए, है ना, और जो इमर्जेंट रे है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। हर बच्चा ये याद करके जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो न्यूटन थे हमारे, वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्रूव किया था कि जो सनलाइट होती है वो 7 कलर्स की बनी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि सनलाइट तो पीली है, पीली होगी ऑफकोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, वो 7 कलर्स से बना हुआ है। और ये चीज़ जो सबसे पहले प्रूव की गई थी, न्यूटन के द्वारा प्रूव गई थी। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। ओके, तो हम फर्स्टली मैं बताना चाहूँगी कि ही पास्ड द सनलाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। वही थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म से पास किया था उस वाइट लाइट को, सनलाइट को, और उसके बाद उन्होंने देखा कि उससे 7 कलर्स निकल के आए। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स फर्दर बाय पुटिंग अनदर प्रिज्म अहेड ऑफ द प्रिज्म। अब उन्होंने क्या किया, जो इस बार उन्होंने एक प्रिज्म तो उन्होंने पहले से लिया था, इससे उन्होंने वाइट लाइट पास ही की हुई थी। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। एक मान लो कि ये आपका प्रिज्म है, सपोज ये आपका प्रिज्म है, उन्होंने इससे वाइट लाइट पास की और वो जो है 7 कलर्स में टूट गया इस तरीके से। ओके, 7 कलर्स में वो टूट गया। उन्होंने दूसरा प्रिज्म इसके सामने रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 7 कलर्स मिल के और इसने एक कलर निकाल दिया बाहर। ठीक है, सिर्फ एक कलर, और वो था आपका वाइट लाइट। ओके, तो उन्होंने ये देखा कि जो है दोबारा से अलग अलग तरह के कलर्स नहीं आए। ऐसा नहीं कि बाद में वो 7 कलर्स भी 14 कलर्स में बदल गए, नो, बल्कि वो दोबारा वाइट में कन्वर्ट हो गए। ही फॉर्म्ड अ स्पेक्ट्रम फ्रॉम सनलाइट एंड प्लेस्ड एन आइडेंटिकल बट इन्वर्टेड प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ प्रिज्म फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम। और हाँ बच्चों, जो दूसरा वाला प्रिज्म उन्होंने रखा था वो उल्टा करके रखा था, ये बात याद रखेगा हर बच्चा। ठीक है, all the 7 colors combined by the inverted prism and the emergent as white light। और वो मैंने आपको समझा दिया है कि जब वो 7 कलर्स उन्होंने इन्वर्टेड प्रिज्म पे रखा तो वो एक वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया अगेन से, और एक उनको एक अच्छा कंक्लूजन देखने को मिला न्यूटन को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना होता है जिसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि बहुत ही अच्छे से आपको समझा पाऊँ। कहते हैं कि जब लाइट एंटर करता है ऑब्लिकली फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता जाता है और एक ऐसी कंडीशन आती है जब उसका क्रिटिकल एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहाँ पर कि जो आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है कतई ही सरफेस से टच कर जाता है। ओके, द लाइट रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम, और इसमें क्या होता है, इस पूरे फिनोमेना को इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम डायग्राम से अच्छे से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि जो वाटर है वो एक डेंसर मीडियम है, एयर जो कि आपका क्या है, रेयर मीडियम है। तो कई बच्चे कहते हैं मैम ये रेयर डेंसर का क्या सीन है, वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा। रेयर का मतलब आप ऐसा समझिए कि मतलब रेयर का ये है कि कंपैरिजन में कहा जाता है कि ये इससे रेयर है, ये इससे डेंसर है। तो डेंसर का मतलब होता है डेंस, मतलब कहीं ना कहीं बहुत चिपके। वाटर के मॉलिक्यूल बहुत पास है, इसका मतलब वो ज़्यादा डेंस है। एयर की बात करें तो एयर के मॉलिक्यूल्स इतने पास नहीं है, इसलिए वो रेयरर है। ओके, डेंसर का मतलब एकदम क्लैरिफाई होना चाहिए, वाटर ज़्यादा डेंसर है एयर से। तो जैसे ही डेंसर मीडियम से पास किया गया इंसिडेंट रे रेयर मीडियम की तरफ, तो आपको पता है कि वो जो एंगल होता है रिफ्रैक्टेड एंगल, वो आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना स्टार्ट कर देता है। तो हमने क्या करा, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया, वो और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो और ज़्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया। फिर हमने और थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया, वो और ज़्यादा अवे चला गया, और इतना अवे चला गया कि वो सरफेस से पास कर गया।
और उससे ज़्यादा अगर मैं एंगल को बढ़ा दूंगी, इंसिडेंट एंगल को या इंसिडेंट रे को के एंगल को, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब इंसिडेंट रे जो है इसी से अंदर की तरफ ही पास कर जाएगा बच्चों, और इस फिनोमिना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गॉट इट? कंडीशन क्या नेसेसरी है इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? तो फर्स्टली आई जस्ट वांट टू क्लियर यू कि लाइट जो है शुड एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम, कि लाइट को करना चाहिए पास डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब भी अगर आप इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोग कहेंगे कि मैम अगर आप इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखना चाहती हैं तो आपको एक डेंसर मीडियम चाहिए होगा और आपको एक रेयर मीडियम चाहिए होगा, और उसी के साथ आपको क्या होगा कि जो आपका डेंसर मीडियम है उससे आपको लाइट को पास करना पड़ेगा रेयर मीडियम की तरफ, तभी आप वो फिनोमेना देख पाएंगी। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक्सीड करना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जब सरफेस से टच कर जाएगा, तो उससे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको रखना पड़ेगा बच्चों। ये बात मैं पहले से ही आपको समझा चुकी हूँ। रेनबो क्या होता है? हर बच्चे ने रेनबो देखा है, कोई आप छोटे बच्चे नहीं हैं अभी तक, आपने देख लिया होगा रेनबो। रेनबो जो होता है आपका इंद्रधनुष कहते हैं उसको। इट इज़ द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर। तो अगर कोई बोलता है कि क्या तुमने नेचुरल स्पेक्ट्रम देखा है, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब वो रेनबो की बात कर रहा है कि आपने रेनबो देखा है कि नहीं देखा है। रेनबो कब दिखाई पड़ता है? कहते हैं कि बारिश के बाद कई बार इंद्रधनुष टाइप ऐसे बन जाता है और उसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही मज़ा सा आ जाता है ना, स्काई में दिखता है हमको। रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। हमेशा जब भी रेनबो दिखेगा जिधर सूरज है उससे अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। 3 फिनोमिना इन्वॉल्व होता है रेनबो फॉर्मेशन में। फर्स्टली है डिस्पर्सन, नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन एंड द थर्ड वन इज द इंटरनल रिफ्लेक्शन। गॉट इट? तीनों फिनोमिना क्या है, कैसे होता है, सब कुछ बहुत अच्छे समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। कुछ जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बारिश के बाद जो है वो हवा में ही रह जाते हैं। दिस ड्रॉपलेट बिहेव एज अ ग्लास प्रिज्म, और वो बिहेव करते हैं एक ग्लास के प्रिज्म की तरह। जब लाइट उससे पास करती है रेन ड्रॉप से, तो फर्स्टली वो रिफ्रैक्ट करती है, देन डिस्पर्स करती है, देन रिफ्लेक्ट करती है इंटरनली, जो इंटरनली रिफ्लेक्शन का फिनोमिना मैंने आपको बताया था, एंड दोबारा से रिफ्रैक्ट करती है, और इस तरीके से वो ड्रॉप से बाहर निकलती है 7 कलर्स में टूट कर, और जो हमारी आंखों में पड़ती है, और फिर हमें लगता है कि अच्छा ये तो रेनबो है। बहुत ही कतई मज़ा आ गया है ना। कैसे होता है आप लोग देखेंगे। सनलाइट की लाइट जो होती है वो फर्स्टली जो है आपकी पास करती है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ, और उसके बाद ये लाइट पड़ गई बाहर की तरफ और हमें दिखा कि अच्छा अब तो रेनबो बन चुका है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? जो रिफ्रैक्शन होता है बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है बच्चों, एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर में दिखाई पड़ता है, और इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अपेरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड अ हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। ओके, इससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना है, जो कुछ एप्लीकेशंस है जो आपको समझने होंगे। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट हमें फ्लिकरिंग टाइप दिखाई पड़ता है कि वो फ्लिकर कर रहा है बिहाइंड द हॉट ऑब्जेक्ट, या फायर के पीछे हमें लगता है कि वो फ्लिकर कर रहा है पीछे से। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो कहते हैं कि कोई भी जो हॉट सरफेस होता है उसके ऊपर का जो एयर होता है वो गर्म हो जाता है और वो थोड़ा सा उठ जाता है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है कूल एयर से भर जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता दूं मैं हॉट एयर का, वो आपका कम होता है कूल एयर से। तो इसलिए फिजिकल कंडीशन बनती है मीडियम की, वो कांस्टेंट नहीं होती है। और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रहा है मीडियम का, तो वो जो लाइट होती है ऐसा लगता है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, और इससे हमें लगता है कि फ्लक्चुएट कर रही है, और एक उस ऑब्जेक्ट की हमें एक अपेरेंट पोजीशन दिखाई पड़ती है। हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है बल्कि कहीं और पे है। तो ये एक फिनोमिना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपका स्टार नियर्स द होराइजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। तो नेक्स्ट जो आपका है कि जो स्टार होते हैं वो उनका जो एक्चुअल पोजीशन है वो उससे कहीं ना कहीं हमें ऊंचाई पे दिखाई पड़ते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो कहते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो लगातार बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, ऊपर से नीचे आना शुरू किया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का घटता जाता है, बढ़ता जाता है। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार नियर द होराइजन हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब कि उसको रेयर टू डेंसर मीडियम आना पड़ रहा है, और क्योंकि वो रेयर टू डेंसर मीडियम आ रहा है तो उसको टुवर्ड्स द नॉर्मल झुकना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट जो स्टार होते हैं वो आपको थोड़ा सा ऊंचाई पे दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर हम बात करें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की, तो स्टार्स जो होते हैं वो हमसे बहुत 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 दूर है।
सो दे बिहेव एज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। हमें लगता है कि बहुत ही पॉइंट लाइक दिखते हैं ना हम लोगों को, बहुत बड़े तो नहीं दिखाई पड़ते। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कॉन्स्टेंट। आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट नहीं है बच्चों, उसकी फिजिकल कंडीशन भी कांस्टेंट नहीं है। द लाइट फ्रॉम द स्टार अपीयर्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। हमें लगता है कि जो लाइट आ रही है वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, जिसकी वजह से एक फ्लक्चुएशन जो एक अपीयरेंस होती है और हमें स्टार की एक अपेरेंट पोजीशन दिखाई पड़ती है। जो अमाउंट होता है लाइट का कमिंग फ्रॉम द स्टार ऑल्सो वेरी ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है तो उसके कारण भी बहुत सारी जो अमाउंट ऑफ लाइट्स होती हैं वो स्टार से आनी स्टार्ट कर जाती है। जो स्टार होते हैं बहुत ही चमकीले से दिखाई पड़ते हैं जब वो ज़्यादा मोर लाइट फ्रॉम द स्टार रीचेस आवर आइज। जब ज़्यादा लाइट हमारे आंखों में आती है हमें लगता है कि वो बहुत चमकीले हैं। वही स्टार अगर कम थोड़ी सी कम लाइट आती है तो हमको लगता है कि नहीं कम है, तो हमें लगता है वो टिमटिमा रही है। वो एक्चुअली में टिमटिमा नहीं रही है। जब ज़्यादा लाइट पड़ रही है हमारे आंखों में हमें लग रहा है अच्छा तेज़ है, फिर कम पड़ रही है तो हमें लग रहा है कम है। तो इस तरह से हमें लगता है कि अच्छा वो तो टिमटिमा रही है, लेकिन एक्चुअली में बच्चों वो नहीं टिमटिमा रही है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट का क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, अच्छे से करके जाओगे। वो जो सन होता है अपीयर्स अबाउट 2 मिनट अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज। जब एक्चुअल सनराइज होता है, ठीक है, सन जो है हमें उससे 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ जाता है। एंड द सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट। सनसेट जो आपका हो जाता है उसके बाद भी 2 मिनट के जो है वो रिमेन्स विजिबल रहता है, जबकि एक्चुअली में सनसेट हो चुका है। इसके पीछे का क्या कारण है? व्हेन द सन इज बिलो होराइजन, जब सन आपका होराइजन के नीचे है, द रेज हैव टू पास फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, नॉर्मल झुकना पड़ेगा और इसी के कारण क्या होगा, सन थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ेगा। जब भी ऊपर नीचे की बात होगी तो आपको यही रीज़न देना है कि रेयर टू डेंसर जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगा, तो इसलिए हमें लगेगा, हमें एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि वो एक्चुअली में थोड़ा सा ऊपर है, जबकि है नहीं। स्कैटरिंग इफेक्ट की बात करें, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं अगर उनसे आप लाइट को पास करोगे तो उसमें स्कैटरिंग भी दिखाई पड़ती है। कहते हैं वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उतनी कम होगी। वेवलेंथ जितना कम होगा स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी। गॉट इट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। कोलाइड्स में ऐसे क्वेश्चंस खासकर पूछे जाते हैं। तो जो लाइट है जब वो पास करती है कोलाइडल सॉल्यूशन से या किसी भी तरह के कोलाइड से, तो उसका पाथ पूरा विजिबल हमें दिखाई पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा एक अंधेरे रूम में जहाँ लाइट पास हो रही है, स्कूल्स वगैरह में कई बार देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको पूरा एक पाथ दिखाई पड़ता है लाइट का, जिसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखाई पड़ते हैं एयर के, जो खराब डस्ट पार्टिकल्स है एकदम अच्छे से क्लियर भी विजिबल होते हैं। तो उसको कहा जाता है आपको टिंडल इफेक्ट। एंड पाथ ऑफ लाइट जो है बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट एंटर्स अ डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू अ स्लिट और द वेंटिलेटर। तो वही वाला एग्जांपल आपको दिया हुआ है जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जो आपका कलर है ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। तो जो कलर्ड है स्कैटर्ड लाइट का जो कि उससे पास हो रही है वो डिपेंड करता है कि जो आपका पार्टिकल है उसका साइज़ क्या है। अगर पार्टिकल बहुत छोटा है दे स्कैटर मेनली द ब्लू कलर ऑफ द लाइट। तो अगर पार्टिकल छोटा है तो वो स्कैटर कर देगा ब्लू कलर को। मीडियम साइज पार्टिकल है रेड कलर को कर देगा। इवन लार्जर पार्टिकल स्कैटर ऑल द कलर ऑफ द लाइट, दैट इज वाई इट्स अपीयर्स वाइट। तो अगर बहुत बड़ी चीज़ है सारे ही कलर्स को क्या करेगी, स्कैटर्ड कर देगी। फिर बचेगा क्या, उसके पास वाइट बचेगा, तो वाइट शो होगी। वाई द डेंजर साइंस आर मेड अप ऑफ द रेड कलर्स। अब सारे रीजन सुन लो कि आखिरकार जो डेंजर साइंस होते हैं वो हमेशा रेड कलर में क्यों बनाए जाते हैं। कहते हैं कि रेड जो होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड नहीं होगा। इट इज़ द लीस्ट स्कैटर्ड बाय द फॉग एंड द स्मोक। तो किसी भी चीज़ से अगर स्कैटर्ड नहीं होगा तो हमें अच्छे से दिखाई पड़ेगा लाल कलर, है ना। स्कैटर्ड का मतलब है बिखर जाना, नहीं बिखरेगा तभी तो भाई, बिखरने का मतलब बिखर के ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हम नहीं चाहते उसकी इंटेंसिटी कम हो, बल्कि दूर दूर तक लोगों को जो है रेड लाइट दिखाई पड़े, इसलिए वो रेड से बनी होती है। नेक्स्ट है कि बाय द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन अ क्लियर डे। कि जब एकदम साफ़ सुथरा दिन है, अच्छा सा मौसम है, तो उस दिन क्या होता है स्काई आपको ब्लू दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि अच्छे शहर की यही पहचान है कि वो ब्लू स्काई होना चाहिए, वहाँ पे सुंदर लगता है। द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर एंड द गैसेस। आपको पता होना चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी चीज़ें, डस्ट पार्टिकल हैं, गैसेज है, वाटर वेपर है। ये जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही इफेक्टिव होते हैं इन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। जिन ऐसे लाइट
शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन पार्टिकल्स में, मीनली ब्लू देन द लार्जर वेवलेंथ, क्योंकि उनका वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है तो ब्लू को ही वो कर देती है। सो द स्काई अपीयर्स ब्लू, इसलिए जो आपका स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। कहते हैं वाई द क्लाउड्स अपीयर वाइट, क्लाउड्स आपके सफ़ेद क्यों दिखाई पड़ते हैं बच्चों? क्लाउड जो होते हैं वो वाटर वेपर के बने हुए होते हैं। वाटर वेपर कंडेंस करता है वाटर ड्रॉपलेट में और उसके बड़े साइज के कारण वो ऑल कलर्स ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, सबको फेंक देता है कि हाँ सारा जो है स्कैटर हो गया, इसका मतलब ख़त्म हो गया। बचा क्या? वाइट बचा, तो वाइट दिख रहा है। कोई भी चीज़ वाइट क्यों दिख रही है? सारे जो कलर्स थे स्कैटर्ड हो गए तो सिर्फ बचा क्या? वाइट बचा, वाइट दिख रही है। इसलिए वाई द कलर ऑफ द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, कलर से रिलेटेड सारी बातें होंगी। सन आखिरकार लाल क्यों दिखाई पड़ता है सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे? तो जब सनसेट होता है एंड सनराइज होता है तो जो कलर ऑफ द सन होता है एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, द सन इज नियर होराइजन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर, बहुत सारी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाता है। रेड जो होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, वो खत्म नहीं हो पाता। ब्लू सारा खत्म हो गया, ब्लू खत्म हो गया तो बचा क्या? रेड बचा, तो अब रेड दिखाई पड़ रहा है हमारी आंखों को। दिस इज वाई सन अपीयर्स रेड इन कलर, और यही आपका एक्चुअल रीजन है कि आपका जो सन होता है, आपका जो सूरज होता है, वो आखिरकार लाल क्यों दिखाई पड़ता है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे एप्लीकेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को फटाफट से लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा गाइस, और फटाफट से बेल आइकन के बटन को भी दबाओगे ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप सारी वीडियो, सारी चीज़ें देखकर कॉन्सेप्ट वगैरह करके एग्जाम में जाएं, ताकि आप एग्जाम को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और बेटर से बेटर अपने बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर कर सकें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।